लंच ब्रेक के दौरान यू हुआ और झांग हाओ म्यूजिक रूम में साथ खाना खा रहे थे। यू हुआ ने अचानक पूछ लिया कि झांग हाओ बार बार उसके पैरों की तरफ क्यों देख रहा है। उसने माना कि आज उसका ध्यान भटक रहा है और इससे उसे थोड़ी झूंझलाहट हो रही है। फिर उसने सीधे सीधे पूछ लिया, क्या तुम्हें मेरे पैर अच्छे लग रहे हैं? झांग हाओ के गले में कॉफी अटकते बची। उसने घबराते हुए पूछा कि क्या ये इतना साफ दिख रहा है, और फिर मान लिया कि हाँ, उसके पैर वाकई खूबसूरत है। यू हुआ ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा कि अगर वो चाहे तो उन्हें छू सकता है। ये सुनकर झांग हाओ के तो होश ही उड़ गए, पर यू हुआ ने समझाया कि उसके साथ वक्त बिताने के बाद उसे लंच शेयर करने के लिए कोई मिल गया है और वो खुश है। एक छोटे से एहसान के तौर पर वो किसी ऐसे इंसान को खुद को छूने दे सकती है जिस पर उसे भरोसा हो। फिर उसने पूछा कि क्या झांग हाओ ऐसा करना चाहता है। झांग हाओ के मन में द्वंद्व छिड़ गया। इतनी प्यारी लड़की के इतने लुभावने ऑफर को ठुकराने की कोई वजह तो नहीं थी, पर उसे डर था कि कहीं वो कोई थरकी न लगे। उसने बात घुमाई और एक सौदा पेश किया। उसने पूछा कि क्या वो अभी उसकी गोद में बैठ सकती है। बिना किसी हिचकिचाहट के यू हुआ खड़ी हुई, उसके पास आई और उसकी गोद में बैठ गई और धीरे से पूछा कि क्या ये ठीक है। झांग हाओ मुस्कुराया। उसे लगा कि ये कितनी आज्ञाकारी है। इस मतलबी दुनिया में ये तो असली हीरा है। उसने पूछा कि क्या उसे इससे कोई दिक्कत तो नहीं। यू हुआ ने माना कि उसे थोड़ी झिझक तो हो रही है, पर आराम भी मिल रहा है। आज तक किसी ने उसे इस तरह गले नहीं लगाया था। झांग हाओ को एहसास हुआ कि यू हुआ प्यार के लिए तरसी हुई है, शायद इसलिए क्योंकि उसका परिवार उसकी जिंदगी से गायब रहता है। तभी झांग हाओ ने यू हुआ के हाथ में वो कीचेन देखा और पूछा कि उसने इसे ब्रेसलेट की तरह क्यों पहन रखा है। यू हुआ ने मासूमियत से कहा कि उसे पहली बार किसी दोस्त से कोई तोहफा मिला है, इसलिए वो इसे अपने पास रखना चाहती थी। झांग हाओ दंग रह गया कि उसे आज तक किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। यू हुआ ने बताया कि उसके पुराने दोस्त तो बस उससे पैसे मांगते थे, बदले में कोई कुछ नहीं देता था। ये सुनकर झांग हाओ को गुस्सा आ गया और उसने कहा, जो लोग पैसे मांगते हैं वो दोस्त नहीं होते। उसने उसे चेतावनी दी कि आगे से ऐसे लोगों पर अपना वक्त बर्बाद न करे, क्योंकि वे बस उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। यू हुआ को ये बातें पता थी, पर उसने बताया कि युआन ने उसे एक बार किताबों का ढेर और कुछ अजीब सिल्में दी थी, पर उसने झांग हाओ की सलाह मानकर उन्हें कभी नहीं खोला। झांग हाओ को तुरंत शक हुआ कि उसका वो क्लासमेट पक्का कोई ठरकी होगा, पर उसने जल्दी से बात बदल दी। उसने कहा कि कीचेन हाथ में नहीं, बैग पर लटकाना चाहिए, और वादा किया कि वो उसके लिए एक बढ़िया सा ब्रेसलेट खरीदेगा जो उसके हाथ में जचे। ब्रेक खत्म हुआ और वे दोनों क्लास में चले गए। जैसे ही झांग हाओ अपनी डेस्क की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि वहाँ जमीन पर कुछ पड़ा है। इससे पहले कि वो उसे उठाता, उस खड़ूस क्लास प्रेसिडेंट ने उसे झपट लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि झांग हाओ एक गंदा लड़का है जो स्कूल में एडल्ट खिलौने लेकर आता है। पूरी क्लास सन्न रह गई और झांग हाओ वही जम गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या तमाशा है। ये उसकी जिंदगी की उन तमाम गलतफहमियों में एक और इजाफा था जो उसका सिर दर्द बढ़ा रही थी। क्लास प्रेसिडेंट दावा करने लगा कि झांग हाओ ने स्कूल में ऐसी गंदी चीजें लाकर यहाँ की पवित्रता खराब कर दी है। इससे पहले भी झांग हाओ पर लड़कियों को फंसाने का इल्जाम लग चुका था ताकि वे उसके लिए आपस में लड़े। स्कूल के सारे लड़के झांग हाओ से जलते थे, इसलिए वे ये अफवाह फैलाने लगे कि इसके सुंदर चेहरे के पीछे एक घटिया इंसान छुपा है। झांग हाओ सोचने लगा कि उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है कि उसे हर वक्त खुद को सही साबित करना पड़ता है। वो खड़ा हुआ और क्लास प्रेसिडेंट को खरी खोटी सुनाते हुए बोला कि वो अपने काम से काम रखे और अपनी कुंठा उस पर न निकाले, क्योंकि वो बस जलन का मारा है। झांग हाओ ने चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो वो उसे अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग का असली स्वाद चखा देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया और सबको समझ आ गया कि झांग हाओ मजाक के मूड में नहीं है। भीड़ तभी छठी जब यू हुआ वहाँ पहुंची और पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि झांग हाओ गुस्से में लाल दिख रहा था। ये लोग भी चिढ़ा हुआ था और सोच रहा था कि असली अपराधी कौन है, जबकि झांग हाओ के दोस्तों ने कसम खाई कि वे इस बकवास के पीछे जो भी है उसे ढूंढ निकालेंगे। पर झांग हाओ ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, ये बस एक और गलतफहमी होगी। जब झांग हाओ को लगा कि सब शांत हो गया है, तभी अगले दिन उसे अपनी डेस्क में फिर वही खिलौने मिले। उसने उन्हें फेंक दिया, पर यह सिलसिला 4-5 दिनों तक लगातार चलता रहा। झांग हाओ गुस्से से पागल होने लगा कि आखिर कौन उसकी बदनामी करने पर तुला है। आधी छुट्टी में ये लोग ने झांग हाओ को बताया कि उसने कॉरिडोर में कुछ लड़कों को उसके बारे में बात करते सुना है। वे कह रहे थे कि झांग हाओ ही है जो ये सब स्कूल ला रहा है। झांग हाओ ने साफ किया कि उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि हर बार दराज खोलने पर उसे एक नया खिलौना मिलता है। 5 दिन हो गए थे और जो कोई भी ये कर रहा था वो उसकी बदनामी के लिए काफी पैसे और वक्त खर्च कर रहा था। ये लोग ने पूछा कि अब क्या करना है। झांग हाओ ने कहा कि उसके पास एक प्लान है
और इसके लिए उसे यू हुआ की मदद चाहिए होगी। कुछ देर बाद उसने यू हुआ को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यू हुआ ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि वो अपने असिस्टेंट से कहकर इसे बाद में स्कूल पहुंचवा देगी। उस रात झांग हाओ, यू हुआ और यी लोंग ने एक अंडरकवर मिशन चलाया। वे स्कूल में ही रुके ताकि उस ठरकी को रंगे हाथों पकड़ सके। अगली सुबह तड़के जब पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था, एक लड़का दबे पाव क्लास में घुसा। जैसे ही उसने झांग हाओ की दराज खोलने की कोशिश की, एक लेजर लाइट कट गई और अलार्म बज उठा। उसी पल झांग हाओ ने उसकी फोटो खींच ली। वो झांग निकला, वही लड़का जिसने झांग हाओ से पंगा लिया था, क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करता था वो झांग हाओ के पीछे पागल थी। झांग हाओ ने कहा, बेटा झांग, पिछले 8 दिनों से तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो। अपनी बदनामी के डर से मुझ पर इतने पैसे लुटा दिए। झांग हाओ ने मुस्कुराते हुए वो खिलौना उसके मुंह पर दे मारा और जीत की शान में तन कर खड़ा हो गया। झांग ने चिल्लाकर पूछा कि उसे कैसे पता चला। झांग हाओ ने बस कंधे उचकाए और कहा कि ये सब हाईटेक चोरी रोकने वाले सिस्टम का कमाल है। ये कहकर वो मुड़ा और बोला कि अब सीधे ऑफिस में मिलते हैं। झांग ने अपने गुंडों को आवाज दी कि झांग हाओ को जाने मत देना। झांग हाओ को तुरंत एहसास हुआ कि ये गुंडे कोई नौसिखिए नहीं है, उन्हें लड़ना आता था और वो अकेला था। झांग ने हुक्म दिया कि इसे बाथरूम में ले जाकर कूटो। वे आदमी उस पर झपटे, पर झांग हाओ ने भी डटकर मुकाबला किया। उसने एक को मुक्का मारा, दूसरे के वार से बचा और पलटकर वार किया। फिर भी वो एक बार में एक को ही संभाल सकता था। तभी एक तीसरे गुंडे ने उसे लात मारी और हालांकि झांग हाओ ने अपना चेहरा बचा लिया, पर उस वार से वो पीछे गिर गया। तभी यू हुआ वहां पहुंची और उसने देखा कि एक गुंडा उसके जिगरी दोस्त को लात मार रहा है। गुस्से में वो शेरनी की तरह टूट पड़ी। गुंडे ने उसे दूर रहने की धमकी दी, पर उसने एक न सुनी। झांग हाओ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। यू हुआ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गुंडे को धक्का दिया, उसके मुंह पर लात मारी और उसे जमीन पर पटककर इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी रूह कांप जाए। वो उस वक्त बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। गैंग घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। यहाँ तक कि एक ने रहम की भीख मांगी, पर यू हुआ नहीं रुकी। झांग हाओ को उसे खुद पकड़कर रोकना पड़ा। उसने चेतावनी दी कि अरे अरे बस कर, ज्यादा मारेगी तो तेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। तभी टीचर्स और स्टूडेंट्स अंदर आ गए और उन्होंने यू हुआ को अधमरे गुंडों के ऊपर खड़ा पाया। झांग हाओ जानता था कि ये नजारा उन दोनों के लिए बहुत बुरा साबित होगा। बाद में स्कूल ने ऐलान किया कि झांग ही वो था जिसने झांग हाओ को बदनाम करने के लिए वो सामान रखा था। सबूत पक्का था और झांग को सजा मिलनी तय थी। लेकिन यू हुआ को भी स्कूल में लड़ाई करने के लिए सजा सुनाई गई। झांग हाओ और यी लोंग ने देखा कि उसे स्कूल से बाहर ले जाया जा रहा है और झांग हाओ को फिक्र होने लगी कि क्या वो ठीक रहेगी। उन्होंने सुना कि उसने 2 लड़कों को अस्पताल पहुंचा दिया है और झांग हाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। उसके माता पिता और ट्यूटर बहुत सख्त थे और शायद उसे वापस घर ले जाया जाए। फिर भी उसे उम्मीद थी कि मामला ज्यादा गंभीर न हो और वो किसी तरह ठीक रहे। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए झांग हाओ जल्दी से घर भागा। जब वो पहुंचा तो उसके पिता ने उसे तौलिया दिया। वे साफ तौर पर चिढ़े हुए और फिक्रमंद थे कि उनका बेटा बारिश में भीग कर आया है। उन्होंने उसे डांटा कि फोन क्यों नहीं किया और बीमार पड़ने की चेतावनी दी, पर झांग हाओ का ध्यान अभी वहां नहीं था। उसने तौलिया झपटा और अपने कमरे की तरफ भागा और उसके पिता सोचते रह गए कि आज उनका बेटा इतना बेचैन क्यों है। सूखे कपड़े पहनने के बाद झांग हाओ ने तुरंत यू हुआ को फोन किया। जब उसने फोन उठाया तो उसकी कमजोर आवाज सुनकर उसे एहसास हुआ कि वो रो रही है। उसकी चिंता बढ़ गई और उसने फौरन पूछा कि क्या हुआ, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यू हुआ ने धीरे से बताया कि वो जहाँ है वहाँ बहुत अंधेरा है। झांग हाओ ने हैरान होकर पूछा कि वो आखिर है कहाँ। उसे लगा था कि उसके घर वाले उसे घर ले गए होंगे। यू हुआ ने बताया कि घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसे कैद में डाल दिया है। झांग हाओ सन्न रह गया कि ऐसी भी कोई जगह होती है। उसने समझाया कि जब भी वो कोई गलती करती है उसकी माँ उसे सजा के तौर पर एक अकेले कमरे में बंद कर देती है ताकि वो अपनी गलती पर गौर कर सके। अब उसे 2 दिन वही रहना होगा। वो कमरा अंधेरा, ठंडा और डरावना था। झांग हाओ का दिल बैठ गया। उसने कहा कि कम से कम वो फोन पर उसके साथ जाग सकता है और पूछा कि क्या वो किसी खास चीज के बारे में बात करना चाहती है। यू हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा कि वो उसका ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी करे और फिर बड़ी बेबसी से मिन्नत की, क्या तुम वादा करते हो कि आज रात फोन नहीं काटोगे। झांग हाओ ने उसे यकीन दिलाया। उसने कहा कि कल स्कूल की छुट्टी है, इसलिए वो उसके साथ फोन पर रहेगा और यहाँ तक कि उसे उस नॉवेल की कहानी सुनाएगा जिस पर वो काम कर रहा है। उसे भी सर्दी लग रही थी और शायद जुकाम हो गया था, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि देख भाई, अगर मैं चुप हो जाऊं तो समझ लेना मैं सो गया हूँ।
उसने कहा कि फोन काटना मत, बस पास रख लेना। फिर उसने कहानी सुनानी शुरू की। उसकी कहानी का नाम था असली मर्दों की दुनिया। इसमें मर्द बहुत ताकतवर और मजबूत होते थे, जिनके एब्स और मसल्स होते थे, जबकि औरतें घर का काम संभालती थी। मर्द खतरनाक काम करते थे और औरतें उनकी इज्जत करती थी। उसका हीरो एक पुनर्जन्म लिया हुआ अमर कल्टिवेटर था, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था और दुनिया को बुराई से बचाने के लिए पैदा हुआ था। रास्ते में उसे कई सुंदर और नेक औरतें मिलती थी। हर कोई उसकी दुश्मनों को धूल चटाने की काबिलियत की तारीफ करता था और झांग हाओ की कहानी में हमेशा ढेर सारे विलेन कुटने के लिए तैयार रहते थे। यू हुआ ने कमेंट किया कि झांग हाओ की कहानी तो उनकी असली दुनिया से बिल्कुल उलट है। उसने कहा कि ये सुनने में बड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, क्योंकि असलियत में तो मर्द इतने कमजोर होते हैं कि ईंट तक नहीं उठा सकते, जबकि औरतें मजबूत होती हैं और औरतों का ही मर्दों की रक्षा करना और दुनिया बचाना सही लगता है। ये सोच इतनी मजाकिया थी कि यू हुआ ठहाका मार कर हंस पड़ी। झांग हाओ को बुरा नहीं लगा, इसके बजाय वो उसकी हंसी सुनकर मुस्कुराया और उस पल का आनंद लेने लगा। उसने बड़े शांत भाव से कहा कि दुनिया अब बदल चुकी है। यू हुआ ने मजाक मजाक में ही सही, पर वादा किया कि वो उसका नॉवेल जरूर पढ़ेगी। उसने यहाँ तक पूछ लिया कि क्या वो उसे नया वॉल्यूम दे सकता है, ताकि वो उस पर अपनी राय दे सके। झांग हाओ मान गया और बोला कि अगर वो चाहे तो वो कल उसे भेज देगा। फिर उसने नरमी से पूछा कि क्या उसे अब भी डर लग रहा है, और बातों बातों में ये भी पूछा कि वो अपने खाली समय में क्या करना पसंद करती है। रात बीतती गई और उन दोनों की बातें चलती रही। अगली सुबह जब झांग हाओ उठा तो उसका सिर भारी था। उसे एहसास हुआ कि उसके माथे पर कोई ठंडी चीज रखी है। आंखें झपकाते हुए उसने देखा कि किन शिन उसके पास बैठी है और हाथ में पानी का गिलास है। उसने बताया कि वो उसे नाश्ते के लिए जगाने आई थी, पर देखा कि उसे बुखार है, इसलिए वो दवाई लेकर आई। झांग हाओ बड़बड़ाया कि उसे बहुत कमजोरी लग रही है। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में उसका शरीर बहुत नाजुक है, जरा सी थकान से वो बीमार पड़ जाता है। उसने माना कि उसके अंदर अब जरा भी जान नहीं बची है। किन शिन उसके और करीब आई और बोली कि अगर वो खुद नहीं खा सकता तो उसे अपने मुंह से खिलाना पड़ेगा। झांग हाओ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा कि वो उसे किस करने वाली है, पर वो किस कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि असल में झांग हाओ सिर्फ सपना देख रहा था। सपने में वो थोड़ा विरोध करते हुए बोला कि हम भाई बहन की तरह हैं, हमें ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। किन शिन भी उलझन में दिखी। उसने पूछा कि उसे क्या हो गया है और क्या उसकी तबीयत इतनी खराब है कि डॉक्टर को बुलाना पड़े। तब झांग हाओ को एहसास हुआ कि वो नींद में बड़बड़ा रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने अपनी बहन के सामने ऐसी बातें कह दी। शर्मिंदा होकर उसने माना कि उसे उठने के लिए मदद चाहिए। हालांकि इतनी कमजोरी उसे बड़ी शर्मनाक लग रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और किन शिन ने उसकी ये घबराहट तुरंत ताड़ ली। वो उसकी तरफ मुड़ी और बड़े शांत स्वर में कहा कि ये दलिया गरम गरम ही खा लो, पेट के लिए अच्छा रहेगा। झांग हाओ सोचने लगा कि क्या दूसरी बहनें भी अपने भाइयों का ऐसे ही ख्याल रखती हैं, पर सच तो ये था कि वो उसकी सगी बहन भी नहीं थी। फिर भी वो उसे बिल्कुल सगे भाई जैसा मानती थी। आखिरकार उसने सीधे सीधे पूछ ही लिया कि वो उसके प्रति इतनी दयालु क्यों है, जबकि वो तो बस एक साधारण सा भाई है। किन शिन मुस्कुराई और बोली कि वो उसकी हर फिक्र के लायक है और जब तक झांग हाओ चाहेगा वो खुशी खुशी पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखेगी। ये कहकर उसने उसे मुंह खोलने को कहा ताकि वो उसे अपने हाथों से खिला सके। झांग हाओ सक्का गया। उसे लगा कि भाई बहन के बीच ऐसी बातें नॉर्मल नहीं है। ये तो बिल्कुल किसी मैरिज प्रपोजल जैसा लग रहा था। उसने झट से उसके हाथ से दलिया ले लिया और कहा कि वो खुद खा लेगा। फिर भी उसके दिल ने कहा कि किन शिन को शायद उसे ऐसी अजीब स्थिति में डालने में मजा आता है। हो सकता है कि वो जरूरत से ज्यादा सोच रहा हो, पर उसकी ममता किसी भाई बहन के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरी लग रही थी। उसने उससे कहा कि वो अपने काम पर वापस चली जाए और चिंता न करे, क्योंकि वो थोड़ी देर सोकर ठीक हो जाएगा। पर किन शिनर गई। उसने कहा कि जब तक झांग हाओ बीमार है उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा और वो उसके पास ही रहेगी। कुछ देर बाद जब झांग हाओ जागा तो उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने देखा कि किन शिन अभी भी उसके पास बैठी किताब पढ़ रही है। उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा रौब था जो हमेशा झांग हाओ को काबू में रखता था। उसे लगा कि उसके इतने करीब रहते वो कभी सो नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी सारी इंद्रियां चौकनी रहती थी। पर महज 5 मिनट बाद उसे फिर से नींद आ गई। जब किन शिन ने उसके खर्राटों की हल्की आवाज सुनी तो उसने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि वो पहले इतनी आनाकानी क्यों कर रहा था। क्या वो वाकई उसे नापसंद करता है? उधर नैन अपने आलीशान सोफे पर बैठी झांग हाओ और उसके बेबाक अंदाज के बारे में सोच रही थी, और उस किस के बारे में भी। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार माफी मांगी और शुक्रिया अदा किया तो वो कितना प्यारा लग रहा था।
जिस लड़के की रग रग में इतना आत्मविश्वास और घमंड भरा था, वो फिर भी बड़ा मासूम दिख रहा था। नैन के लिए झांग हाओ अब तक का सबसे अनोखा लड़का था। उसने एक सिगरेट सुलगाई। उसके दिमाग में ख्यालों का बवंडर चल रहा था और उस शांत पल में उसे एहसास हुआ कि शायद उसे उस लड़के से प्यार हो गया है। झांग हाओ अपने फोन की थरथराहट से जागा और उसे शक हुआ कि शायद कोई अनजान नंबर है। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ सन्नाटा था। उसने कहा कि अगर बात नहीं करनी तो वो फोन काट रहा है। तभी नैन की आवाज आई और झांग हाओ का शक सही निकला। उसने पूछा कि क्या बात है और क्या वो फिर से उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है। नैन ने कहा कि उसे नींद नहीं आ रही थी। तो झांग हाओ ने वक्त देखा। उसने टोका कि रात के 2 बजे किसी हाई स्कूल के बच्चे को फोन करना कोई तुक नहीं बनता। उसने मजाक में पूछा, अगर नींद नहीं आ रही तो क्या चाहती हो मैं लोरी सुनाऊं या कोई कहानी सुनाऊं ताकि तुम सो जाओ। नैन ने उसे अपनी जुबान पर लगाम देने को कहा, पर झांग हाओ ने पलटकर जवाब दिया कि तमीज की बात तुम कर रही हो जो रात के 2 बजे मुझे परेशान कर रही हो। उसने सीधे पूछा कि उसे चाहिए क्या। नैन ने बताया कि उसे पता चला है कि उसने लड़ने के सारे गुण यू हुआ से सीखे हैं। झांग हाओ ने तुरंत पूछा कि क्या वो फिर से उसकी जासूसी कर रही है। नैन ने कहा कि यू हुआ तो अभी इंटरमीडिएट लेवल पर है, उसे उसके पास ट्रेनिंग के लिए आना चाहिए। उसके पास प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स की टीम है। झांग हाओ की नींव मजबूत है और अगर सही दिशा मिले तो वो वर्ल्ड क्लास फाइटर बन सकता है। उसने कहा कि कोई साधारण लड़का वैसी पहचान नहीं बना सकता जैसी वो बना सकता है। पर झांग हाओ पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे याद था कि कैसे उसने एक बार उसे स्टार बनने को कहा था और अब वो उसे किसी मामूली लड़कों में बदलना चाहती थी। वो जानता था कि वो बस अपनी बातों में फंसा रही है, इसलिए उसने साफ कह दिया कि उसे उसकी बातों में आने का कोई शौक नहीं है और वो उससे दूरी बनाए रखना चाहता है। वैसे भी वो और यू हुआ क्लास के बाद साथ में प्रैक्टिस करते हैं और उसे उसमें मजा आता है। उसने चेतावनी दी कि अगर दोबारा फोन आया तो वो नंबर ब्लॉक कर देगा। नैन ने तुरंत बात बदली और पूछा कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है, पर झांग हाओ ने कड़वा जवाब दिया। नैन ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि वो और यू हुआ बस कैजुअल प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। उसे अभी ये अंदाजा नहीं था कि झांग हाओ और यू हुआ कितने करीब आ चुके हैं। अगली सुबह जब झांग हाओ उठा तो उसे अपनी बहन का एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि कोट पहन लेना। तभी उसने देखा कि किन शिन ने उसके लिए पहले से ही एक अलग कोट निकाल कर रखा है, इस डर से कि कहीं वो रात में जाग न जाए। झांग हाओ ने सोचा कि किन शिन उसे छोटे बच्चे की तरह मानती है, पर वो इस दुलार को कभी नहीं छोड़ना चाहता था। जल्द ही किन शिन ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आई। उसने अपनी पार्टी के लिए ड्रेस चुनने में उसकी मदद मांगी। उसने 2 ड्रेस दिखाई, पर झांग हाओ का ध्यान भटक गया। उसका ध्यान ड्रेस पर नहीं बल्कि उसकी नाइट सूट पर था जो काफी छोटी थी। उसने खुद को तुरंत संभाला। आखिरकार उन्होंने एक ड्रेस फाइनल की और किन शिन खुशी खुशी मान गई। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, झांग हाओ ने उसकी पीठ के निचले हिस्से पर एक टैटू देखा। उसे ये बड़ा अजीब लगा क्योंकि किन शिन ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। अगले दिन किन शिन ने झांग हाओ को विदा किया और कहा कि उसे बुखार की वजह से घर पर आराम करना चाहिए। झांग हाओ मान गया, पर जब वो घर पर अकेला था तो उसके ख्याल भटकने लगे। वो अपने दोस्तों और परिवार के बारे में सोचने लगा और उसे अपनी पुरानी दुनिया की बहुत याद आई। हालांकि ये दुनिया भी उसके साथ अच्छी रही थी। उसने खुद से किया वादा याद किया कि वो पैसे कमाएगा और वापस जाने का रास्ता ढूंढेगा, पर अब तक लाख कोशिशों के बाद भी उसे पैसे कमाने का कोई तेज रास्ता नहीं मिला था। तभी उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। अगर वो उस गुंडी लियू शिन की रिपोर्ट कर दे तो उसे 50,000 येन का इनाम मिल सकता है। झांग हाओ सीधा पुलिस स्टेशन गया और अपना इनाम मांगा। वहां की महिला कांस्टेबल उसे देखकर मुस्कुराई, उसकी शक्ल की तारीफ की और कहा कि उसे वो याद है, पर चूंकि वो एक स्टूडेंट है वे उसे पैसे तुरंत नहीं दे सकते। उसे कई कागजी कार्यवाही से गुजरना होगा जिसमें 1 महीने से ज्यादा लग सकता है। झांग हाओ ने बहस की कि वो बालिग है और अपनी आईडी भी दिखाई, पर कांस्टेबल अपनी बात पर अड़ी रही। हताश होकर झांग हाओ ने पूछा कि उसे तुरंत पैसे कहाँ मिल सकते हैं। कांस्टेबल हिचकिचाई पर बताया कि जिस इंसान ने इनाम रखा है उसकी प्राइवेसी के लिए वो नाम नहीं बता सकती। फिर भी उसने उसे फेंगहोंग ग्रुप जाने और वहां बात करने को कहा। झांग हाओ जानता था कि ये मुसीबत का काम है, पर वो मान गया। उधर हेडक्वार्टर में नैन को कांस्टेबल का फोन आया कि झांग हाओ इनाम लेने आया था और उसे नैन के ऑफिस भेज दिया गया है। नैन मुस्कुराई। उसे याद आया कि कैसे झांग हाओ ने कल रात उसका फोन काटा था और अब उसके पास घुटनों के बल पैसे मांगने आने के अलावा कोई चारा नहीं है। सब कुछ नैन की मर्जी के मुताबिक हो रहा था। इस बीच ऑफिस के बाहर झांग हाओ के आत्मसम्मान को बड़ी चोट पहुंची। यहाँ पैसे के लिए आना उसे बड़ा अपमानजनक लग रहा था, जैसे वो भीख मांग रहा हो। उसने एक लंबी सांस ली और एक राहगीर से पूछा कि टॉप फ्लोर कैसे जाना है। उस लड़की ने झांग हाओ से पूछा
कि क्या वो किसी रिश्तेदार या अपने पिता से मिलने आया है, क्योंकि उसका दावा था कि वो इस बिल्डिंग के हर इंसान को जानती है। झांग हाओ को ये नहीं पता था कि वो लड़की मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी और बस उसके साथ समय बिताना चाहती थी। वो उसके साथ लिफ्ट में घुस गई और झांग हाओ को बड़ा अजीब और थोड़ा डर सा लगा। झांग हाओ ने कहा कि शायद वो उस इंसान को नहीं जानती होगी जिससे वो मिलने आया है, पर वो अड़ी रही। फिर उसने उसे कोने में घेर लिया और अजीब सवाल पूछने लगी और देखते ही देखते उसके शरीर और चेहरे की तारीफ करने लगी। झांग हाओ को समझ आ गया कि उसे हरास किया जा रहा है और उसने सोचा कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब वे टॉप फ्लोर पर पहुंचे, झांग हाओ ने तमीज से उसे जाने को कहा, पर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। उसने कसम खाई कि वो उसे चाहने लगी है और उसे यकीन है कि उसे फिर कभी उसके जैसा कोई नहीं मिलेगा। ठीक उसी पल लिफ्ट के दरवाजे खुले और सामने नैन खड़ी थी, आंखों में अंगारे लिए। जैसे ही झांग हाओ ने नैन को हेलो कहा, उस लड़की की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। नैन ने बिना सोचे समझे अपनी कर्मचारी को बिल्डिंग से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया और उस पर ड्यूटी के दौरान दूसरों को परेशान करने का इल्जाम लगाया। वो लड़की घबरा गई और नौकरी न छीनने की भीख मांगने लगी। झांग हाओ ने बीच बचाव किया और कहा कि शायद नैन कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही है, क्योंकि उस लड़की ने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है। पर नैन ने पलटकर पूछा, क्या तुम वाकई किसी ऐसी लड़की का पक्ष ले रहे हो जिससे तुम अभी अभी मिले हो? वो लड़की रोने लगी और चिल्लाई कि अगर लोगों को पता चला कि उसे इस कंपनी से निकाला गया है तो उसे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। मार्केट में नैन का इतना दबदबा था। नैन के पास अब इस ड्रामे के लिए सब्र नहीं था। उसने झांग हाओ को पकड़ा और उस रोती हुई लड़की से दूर खींच कर ले गई। झांग हाओ चिल्लाया कि क्या बदतमीजी है ये, पर नैन ने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया और उसे दीवार और अपने बीच में जकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की। झांग हाओ ने पूछा कि नैन की कौन सी आंख को लगा कि वो फ्लर्ट कर रहा था, जबकि असलियत तो ये थी कि वो खुद परेशान हो रहा था। उसने कहा कि वो लड़की बस दोस्ती निभा रही थी। हालांकि उसके शब्द थोड़े अजीब थे और उसने रास्ता दिखाने में मदद भी की। झांग हाओ ने नैन को एक तरफ धकेला और ऑफिस के अंदर चला गया, ये कहते हुए कि इतनी छोटी सी बात पर किसी को नौकरी से निकालना बेवकूफी है। नैन उसके पीछे आई और फिर पूछा कि क्या वो वाकई बस रास्ता दिखा रही थी। झांग हाओ ने जवाब दिया कि वो थोड़ी चिपको किस्म की थी, पर नैन को इससे क्या मतलब कि उसने क्या बात की। वो सोफे पर बैठ गया और नैन को लगा कि वो अभी कुछ नहीं कर सकती। वो उसके ठीक सामने बैठ गई और कड़क आवाज में कहा कि झांग हाओ को उसकी नाक में दम करना बखूबी आता है। झांग हाओ ने गौर किया कि नैन ने भी काली जुराबें पहनी हुई है, जो कि उसकी एक कमजोरी थी। उसने मन ही मन माना कि भले ही नैन का स्वभाव अच्छा ना हो, पर उसका शरीर काफी फिट है, जो पक्का कसरत का नतीजा है। पर तभी उसके मन में एक और ख्याल आया। उसकी ड्रेस इतनी छोटी थी और ये जानते हुए कि वो कभी भी लड़ाई झगड़े में पड़ जाती है, क्या उसे डर नहीं लगता कि कभी कुछ दिख जाएगा और सीन बन जाएगा? नैन ने उसकी भटकती निगाहें ताड़ ली और उसे समझ आ गया कि वो उसे ताक रहा है। झांग हाओ ने फौरन नजरें फेर ली, पर नैन को इसमें मजा आया। वो पीछे झुकी, अपनी टांगे थोड़ी और फैलाई और उसे चिढ़ाते हुए बोली, अगर इतना ही मन है तो देख ले। फिर उसने एक और शर्त रखी। नैन ने कहा कि अगर झांग हाओ वाकई उस लड़की की नौकरी बचाना चाहता है तो उसे उसका एक चैलेंज पूरा करना होगा। नैन ने कहा कि वो अपने बाएं हाथ से अपनी सिगरेट नीचे गिराएगी और झांग हाओ को अपने दाएं हाथ से उसे पकड़ना होगा। अगर उसने नैन से पहले उसे पकड़ लिया तो वो उस लड़की की नौकरी नहीं छीनेगी। झांग हाओ बिना सोचे समझे मान गया। उसे अपनी फुर्ती पर पूरा भरोसा था। नैन मुस्कुराई। उसे लगा कि उसे वही मिल गया जो वो चाहती थी। उसने बिना किसी गिनती के अचानक सिगरेट हाथ से छोड़ दी। झांग हाओ के पास बहस का वक्त नहीं था। जैसे ही नैन उसे पकड़ने के लिए झुकी, झांग हाओ ने झपट्टा मारा और नैन के हाथ पहुंचने से पहले ही सिगरेट पकड़ ली। वो जीत गया, पर उस अचानक हुई हलचल में नैन का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे झांग हाओ पर जा गिरी। दोनों साथ में सोफे पर गिर पड़े। झांग हाओ को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, पर नैन ने अपनी हार मान ली और कहा कि वो जीत गया और वो हार गई। झांग हाओ ने मन ही मन सोचा कि इसे मुझे छूने का बहाना ढूंढने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? फिर भी उसे बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे भी इसमें मजा आ रहा था। अनजाने में ही सही, उसका हाथ नैन की थाई से छू गया। शायद ये उसकी हिम्मत थी या खुद पर से खोया हुआ काबू। नैन ने तुरंत उसे पीछे धकेला। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने उसे थरकी कहा और तमीज में रहने की हिदायत दी। उसने चिल्लाकर पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एक औरत को इस तरह छूने की। झांग हाओ ने बात को टालते हुए कहा कि उसने तो बस अपना बचाव किया था। वो तो शुक्र है कि नैन ने उसे खींचकर झापड़ नहीं जड़ा।
वरना उसके 2-4 दांत तो टूट ही जाते। उसने जल्दी से बात बदली और याद दिलाया कि उसने सिगरेट पकड़ ली थी, इसलिए अब वो उस लड़की को नौकरी से नहीं निकाल सकती। फिर उसने नैन से अपनी गोद से हटने को कहा, वरना उसे लगने लगेगा कि नैन वाकई उस पर फिदा है। नैन ने कहा कि बात वो नहीं है। सच तो ये है कि झांग हाओ अब तक का सबसे आकर्षक मर्द है जिससे वो मिली है। उसने कबूल किया कि उसने आज तक उसके जैसा कोई नहीं देखा। उसे वो मजबूत, बहादुर और जिम्मेदार लगा, जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। झांग हाओ मुस्कुराया और बोला, अगर इतना ही पसंद करती हो तो लाओ मेरे 50,000 निकालो और फिर हम अपने अपने रास्ते चलते हैं। नैन अचानक उठी और बाथरूम की तरफ भागी, ये कहकर कि उसे 1 मिनट चाहिए। झांग हाओ को लगा कि उसे शायद ये सोचने के लिए वक्त चाहिए कि अब वो उसे काबू में कैसे करे। तभी उसका फोन बजा। उसकी सौतेली बहन कियान का फोन था। उसने पूछा कि क्या वो एक अच्छे बच्चे की तरह घर पर आराम कर रहा है, क्योंकि उसने पहले फोन किया था पर किसी ने उठाया नहीं। झांग हाओ ने फौरन झूठ बोल दिया कि वो ये लोंग के घर होमवर्क में मदद लेने गया था और बस घर पहुंचने ही वाला है। कियान फिक्रमंद लग रही थी। उसने याद दिलाया कि वो अभी भी बीमार है और उसे जल्दी घर आने को कहा। उसने ये भी बताया कि उसकी एक ऑफिस पार्टी है और उसे आने में देर हो जाएगी। इस वक्त कियान एक क्लब के बाहर खड़ी थी। उसकी सहेली उसे मिली और वे दोनों अंदर चली गई। सहेली ने कियान की पीठ की तरफ इशारा किया और पूछा कि वहाँ उसने किसका टैटू बनवाया है। कियान मुस्कुराई और बताया कि ये एक बहुत ही खास इंसान का नाम है। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी जिस पर अभी भी झांग हाओ की कॉल चल रही थी। सब साफ था। उसकी पीठ पर जो टैटू था वो उसके भाई का नाम था। दूसरी तरफ कियान को ये एहसास नहीं हुआ कि फोन अभी कटा नहीं है। किस्मत से झांग हाओ उस टैटू वाली बात को सुन नहीं पाया, क्योंकि क्लब में बहुत शोर था। फिर भी उसने ये सुन लिया कि कोई उससे टैटू के बारे में पूछ रहा है। झांग हाओ ने फोन नीचे किया और अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को देखा। उसने उसे सुलगा लिया और उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसे उसका स्वाद तुरंत पसंद आ गया। धुआं बड़ा स्मूथ था और उसे लगा कि वो इस लुक में काफी रफ एंड टफ लग रहा है। तभी उसने ऊपर देखा। नैन बाथरूम से बाहर आई और अब वो बदल चुकी थी। उसकी वो काली जुराबें अब नहीं थी और उसके कपड़े भी काफी कम हो गए थे। झांग हाओ को समझ आ गया कि नैन अपनी खूबसूरती दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो बेबाक थी, निडर थी और बला की खूबसूरत भी। सच तो ये था कि खूबसूरती और शरीर के मामले में वो झांग हाओ को कड़ी टक्कर दे सकती थी। नैन ने उसके हाथ में सिगरेट देखी। उसने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा कि बच्चों को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। उसकी आवाज में उसकी सेहत की चिंता साफ दिख रही थी। झांग हाओ समझ गया कि उसका कंट्रोलिंग वाला अवतार वापस आ गया है। उसने फौरन जवाब दिया कि वो पी नहीं रहा था, बस उसकी लौ देख रहा था और धुएं को सूंघ रहा था। फिर उसने मजाक में पूछा कि उसने बाथरूम में कपड़े क्यों बदले और क्या अंदर उसने कुछ और भी किया। नैन ने मना नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि वो भी एक आम औरत है और उसे बार बार उकसाना बंद करना चाहिए, वरना उसे खुद को शांत करने के लिए बार बार ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। झांग हाओ के मन में तुरंत गंदे विचार आए। वो सोचने लगा कि कहीं वो अंदर उसके बारे में सोचकर खुद को सुकून तो नहीं पहुंचा रही थी। वो ये सोचकर हैरान था कि इसकी थरक किस हद तक जा सकती है। उसने ये ख्याल झटक दिया और बड़बड़ाया कि छोड़ो यार ये सब, मैं तो बस अपने पैसे लेने आया हूँ। नैन मुस्कुराई और बोली कि पैसे भूल जाओ। उसने सिगरेट की तरफ इशारा किया और कहा कि इसकी कीमत 60,000 है। झांग हाओ के तो तोते उड़ गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अरे मोरी मैया, एक सिगरेट 60,000 की, इसमें तंबाकू भरा था या सोना? उसने सोचा कि वो पक्का पैसे न देने के लिए झूठ बोल रही है, पर नैन ने शांति से जवाब दिया कि यकीन न हो तो ऑनलाइन कीमत चेक कर लो। झांग हाओ का दिमाग घूम गया। इतनी मेहनत के बाद हाथ कुछ नहीं आया, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने बेवकूफी में बस सूंघने के लिए सिगरेट सुलगा ली थी। तभी नैन जोर जोर से हंसने लगी। झांग हाओ ने चिढ़कर कहा कि इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। नैन ने कहा कि सिगरेट की कीमत तो सच है, पर वो इतनी कंजूस नहीं है और उसे पैसे जरूर देगी। उसने उसे एक लिफाफा थमाया। झांग हाओ ने पैसे लेते हुए कहा कि भले ही वो खड़ूस और कंट्रोलिंग है, पर जुबान की पक्की है। झांग हाओ ने यह भी माना कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, पर नैन भी तो उसे इतना चिढ़ा रही थी। उसने कहा कि अब उनका पिछला हिसाब खत्म हुआ और आगे से उन्हें एक दूसरे से कम ही मिलना चाहिए, ताकि नैन अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे सके। फिर उसने उसे हमेशा के लिए विदा कहा और बारिश में अपना ख्याल रखने को बोला। उसे याद दिलाया कि अभी कुछ देर पहले उसे भी ठंड लग रही थी। वो वहां से निकल गया और सोचने लगा कि कहानियों के सारे बॉस इतने पजेसिव क्यों होते हैं और उन्हें तमीज से बात करना क्यों नहीं आता। फिर उसके मन में ख्याल आया कि क्या वो वाकई नैन को पसंद करने लगा है। इधर
नैन को किसी का फोन आया जिसने मीटिंग कैंसिल कर दी थी, पर वो गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराई और बोली कि वो जल्द ही उन्हें ढूंढ निकालेगी। उधर घर पर किनशिन अपनी सहेली के साथ बैठी उसे अपने भाई झांग हाओ की प्यारी प्यारी फोटो दिखा रही थी। उसने बताया कि वे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और उसने झांग हाओ की इतनी फोटो खींची है कि बचपन से अब तक का पूरा एक स्क्रैप बुक बन गया है। ये तो बिल्कुल किसी मंदिर के एल्बम जैसा लग रहा था। किनशिन ने कहा कि झांग हाओ जैसे प्यारे लड़के की फोटो जमा करना कोई गलत बात नहीं है और आगे भी वो ऐसा करती रहेगी। अच्छी बात यह है कि अब उसे छुपकर फोटो लेने की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे झांग हाओ की फोटो ले सकती है और उसे पोज देने को भी कह सकती है। तभी झांग हाओ आ गया और पूछा कि वो इतनी जल्दी घर कैसे आ गई, जबकि उसने पार्टी में जाने की बात की थी। फिर उसने किनशिन की सहेली को देखा और उसे हेलो बोला। किनशिन को अचानक एहसास हुआ कि वो स्टॉकर पकड़े जाने के बिल्कुल करीब है, जो कि वो असल में थी भी। वो नहीं चाहती थी कि झांग हाओ के हाथ वो एल्बम लगे, पर उसकी सहेली झांग हाओ की खूबसूरती की तारीफों के पुल बांधने में लगी थी। किनशिन ने उसके पेट में चिकोटी काटी और उसे तमीज में रहने का इशारा किया, वरना सब गुड़गोबर हो जाता। झांग हाओ ने वो गुस्से वाली नजर नहीं देखी। किनशिन ने जल्दी से बात संभाली और कहा कि कुछ नहीं, वे बस एक बिब्लियोग्राफी देख रहे थे। उसने अपनी सहेली को एल्बम छुपाने का इशारा किया और सहेली ने भी बात समझते हुए किताब छुपा ली और सफेद झूठ बोल दिया। पर झांग हाओ भी कम जिज्ञासु नहीं था। उसने पूछा कि वे कौन सा लिटरेचर पढ़ रहे थे, क्योंकि उसे किताबें पढ़ना पसंद है। किनशिन आगे बढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और वो सीधे झांग हाओ की गोद में जा गिरी। झांग हाओ ने उसे वक्त पर थाम लिया। किनशिन ने पूछा कि वो घर पर आराम क्यों नहीं कर रहा था और इतनी देर से क्यों आया। झांग हाओ ने झूठ बोला कि वो घर पर बोर हो रहा था, इसलिए ताजा हवा लेने बाहर चला गया था। वो उसे नैन से मिलने वाली बात नहीं बता सकता था। किनशिन समझ गई कि वो झूठ बोल रहा है। उसने पूछा कि उसके चेहरे पर इतनी बारह क्यों बज रहे हैं। उसने मजाक में पूछा कि क्या रास्ते में लड़कियों ने उसे परेशान किया और वो डर गया है। झांग हाओ ने कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं है, उसे मार्शल आर्ट्स आता है और वो अपनी रक्षा कर सकता है। वो उन दोनों को बातों में लगाकर अपने कमरे की तरफ ले गया। किनशिन की सहेली ने पूछा कि वो अपने भाई को वो एल्बम क्यों नहीं दिखा देती जो उसने इतने प्यार से बनाया है। किनशिन ने उसे अपने काम से काम रखने की चेतावनी दी और कहा कि झांग हाओ के बारे में ऐसा सोचना भी मत, वरना वो उनकी दोस्ती खत्म कर देगी। सहेली ने फौरन हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी और किनशिन को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उधर झांग हाओ अपने कमरे में बैठा सोच रहा है कि नैन से मिलने के बाद वो कितना थक जाता है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है और वो देखता है कि एक आदमी उनके घर को घूर रहा है। उसे शक होता है कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, और इस बार तो ये कोई मर्द है जो और भी डरावना लग रहा है। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे तो हर जेंडर के दीवाने पड़े हैं। वो सोचता है कि इस बारे में किनशिन से बात करना ही ठीक रहेगा। वो नहीं चाहता कि कोई अनहोनी हो जाए, खासकर तब जब मम्मी पापा बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हों। थोड़ी देर में किनशिन की सहेली चली जाती है और किनशिन झांग हाओ से कहती है कि उसे कुछ काम है और पूछती है कि वो आराम क्यों नहीं कर रहा। झांग हाओ उसे बताता है कि उसने ऊपर से घर के बाहर एक अजीब से भूतिया आदमी को खड़ा देखा है। वो उसे बाहर जाते वक्त संभल कर रहने को कहता है, क्योंकि आजकल के स्टॉकर्स का कोई भरोसा नहीं। किनशिन बस कंधे उचकाती है और प्यार से झांग हाओ का सिर सहलाते हुए कहती है कि उसे खुशी है कि वो उसका इतना ख्याल रखता है। वो उसे बताती है कि फिक्र की कोई बात नहीं, बाहर खड़ा वो आदमी बस उसका एक आशिक है, वही जिसने उस रात चैट पर वो गंदी फोटो भेजी थी जो झांग हाओ ने देख ली थी। झांग हाओ को तुरंत उस पागल की याद आती है और वो पूछता है कि क्या वो कोई खतरनाक किस्म का आदमी तो नहीं। किनशिन ठंडी सांस भरते हुए कहती है कि वो भी इस सब से परेशान है पर कुछ कर नहीं सकती। झांग हाओ जोर देता है कि वो उसकी हर मुमकिन मदद करेगा। किनशिन मुस्कुराती है और मौका देखकर उसके कंधे पर सिर टिका देती है। कहती है कि वो बहुत थक गई है और उसे थोड़े सहारे की जरूरत है। झांग हाओ मन ही मन सोचता है कि ये लड़की उसके करीब आने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। फिर वो धीरे से उसकी ठुड्डी पकड़ती है और कहती है कि उसका चेहरा लाल पड़ रहा है। झांग हाओ तुरंत पीछे हटता है और शर्माते हुए झूठ बोल देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि बस अब वो और घर पर नहीं बैठना चाहता और स्कूल जाना चाहता है। किनशिन उसकी बेचैनी ताड़ लेती है और सीधे पूछती है कि क्या वहाँ उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है जो उसे इतना याद आ रही है। वो उसे छेड़ती है कि उसे स्कूल जाने की बड़ी जल्दी है। झांग हाओ सफाई देता है कि उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा और नहीं उसे किसी से प्यार हुआ है। किनशिन उसे कसकर गले लगाती है और कहती है कि वो बस ये पक्का कर रही थी कि उसका भाई उससे झूठ तो नहीं बोल रहा। वो मानती है कि इतना हैंडसम भाई होना भी एक बड़ी टेंशन है। वो धीरे से फुसफुसाती है कि काश झांग हाओ हमेशा सिर्फ उसका ही होकर रहे।
पर वो इतनी धीरे बोलती है कि झांग हाओ सुन नहीं पाता। वो पूछता है कि कुछ कहा क्या, तो किन शिन बात टाल देती है। फिर वो कहती है कि कल सुबह वो उसे स्कूल छोड़ देगी। अगली सुबह झांग हाओ किन शिन को छोड़ता है और वो उसे गुड लक बोलकर घर के लिए निकल जाती है। स्कूल में यीलोंग उसे मिलता है और सारी ताजा खबरें सुनाने लगता है। झांग हाओ की गैर मौजूदगी में बहुत कुछ बदल गया था, यहाँ तक कि अब यू हुआ को सब मिलकर बुल्ली कर रहे थे। झांग हाओ उलझन में पड़ जाता है, पर यीलोंग समझाता है कि लोग उसे सीधा जिम्मेदार नहीं मान रहे, पर उन्होंने सुना है कि कुछ स्टूडेंट्स अस्पताल पहुंच गए हैं, इसलिए अब सबको लगता है कि यू हुआ खतरनाक है और किसी को भी चोट पहुंचा सकती है। सब उससे बचकर रह रहे हैं और उसे अकेला छोड़ दिया है। झांग हाओ जानता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वो उससे मिलने का फैसला करता है। वो यू हुआ को क्लास में ढूंढ लेता है और उसे देखते ही यू हुआ का चेहरा खिल उठता है। वो उसके पास बैठता है और पिछली बार की मुसीबत के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि अगली बार उन्हें ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि उन्होंने इस हादसे से सबक सीख लिया है। यू हुआ बड़ी मासूमियत से पूछती है, क्या तुम्हें भी मुझसे डर लगता है? झांग हाओ प्यार से उसके सिर पर हल्का सा बाइट करता है और कहता है कि वो उसके जैसी सीधी सादी लड़की से कभी नहीं डर सकता। ये सुनकर यू हुआ खुश हो जाती है। उसे बस इस बात से मतलब है कि झांग हाओ उसके साथ है। क्लास शुरू होती है और झांग हाओ वहाँ से चला जाता है, पर वे लंच साथ करने का प्लान बनाते हैं। बाकी सब झांग हाओ को यू हुआ से बात करते देख गॉसिप शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि झांग हाओ वाकई बहुत बड़ा जिगरा वाला दोस्त है, क्योंकि यू हुआ इतनी हिंसक हो सकती है फिर भी वो उससे बात कर रहा है। ब्रेक में झांग हाओ अपना लंच ऐसे खाता है जैसे सदियों का भूखा हो। यू हुआ अपना टिफिन खोलती है जिसमें बड़े आलीशान होटल जैसा खाना होता है। वो झांग हाओ को चखने को कहती है और झांग हाओ के मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचने लगता है कि इसके घर के शेफ रोज क्या गजब का खाना बनाते होंगे। खाना खाते वक्त यू हुआ उसके हाथों को गौर से देखती है और अचानक पूछती है कि क्या वो उन्हें छू सकती है। झांग हाओ को एहसास होता है कि ये कितनी मोहफट है। उसे थोड़ी शर्म आती है। वो पूछता है कि क्या किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? यू हुआ सिर हिलाकर मना कर देती है और कहती है कि बस उसका मन किया तो उसने बोल दिया। झांग हाओ थोड़ा सोचता है और मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझसे पूछा, अगर यीलोंग से पूछा होता तो वो अयाश थरकी चिल्लाने लगता। झांग हाओ को याद आता है कि पिछली बार यू हुआ ने उसे अपने पैर छूने दिए थे और अब जब वे हाथ पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके हाथ एक दूसरे के लिए ही बने हों। यू हुआ थोड़ी कंफ्यूज दिखती है और बताती है कि उसके क्लासमेट्स उसे सती सावित्री कहकर चिढ़ाते हैं, क्योंकि उसने आज तक किसी लड़के को किस नहीं किया और नहीं हाथ पकड़ा है। झांग हाओ उसे समझाता है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये सब जल्दी करने से वे कूल बन जाते हैं, पर ये सब सिर्फ दिखावा है। वो कहता है कि उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अचानक यू हुआ शर्माने लगती है और बिना लागल पेट के पूछती है, क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? झांग हाओ उसकी इस हिम्मत पर दंग रह जाता है, पर उसकी मासूमियत देखकर उसे लगता है कि अगर एक किस से उसे खुशी मिलती है तो उसे कोई ऐतराज नहीं है। आखिर इतनी अच्छी लड़की को कौन मना कर सकता है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और झांग हाओ पहल करता है। वो कहता है कि चूंकि ये उसका पहला अनुभव है, इसलिए वो बहुत आराम से और सलीके से किस करेगा, और अगर उसे शर्म आए तो वो अपनी आंखें बंद कर सकती है। झांग हाओ पूरी शिद्दत से उसे किस करता है और एक पल के लिए जैसे वक्त थम जाता है। उसे यू हुआ के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा होता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, पर शुक्र है कि यू हुआ ने दरवाजा पहले ही लॉक कर दिया था। बाहर कुछ लड़कियां अंदर आने की कोशिश कर रही होती हैं, पर झांग हाओ को तसल्ली होती है कि उनकी इज्जत बच गई। वो मजाक में कहता है कि अब यू हुआ ने आखिरकार एक लड़के को किस कर लिया है और अब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने सिर उठाकर चल सकती है। यू हुआ, जो अभी भी किस के खुमार में थी, उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख देती है और पूछती है कि क्या वो बीमार है, क्योंकि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। झांग हाओ एक पल के लिए घबरा जाता है कि उसने उसका हाथ कहाँ रखवा दिया, पर फिर खुद को समझाता है कि ये बस घबराहट और खुशी का असर है। उसे महसूस होता है कि यू हुआ को किस वाकई पसंद आया है और शायद वो उसे चाहने लगी है। यू हुआ पूछती है कि क्या वे अक्सर किस कर सकते हैं, क्योंकि उसे ये तेज धड़कन और सुकून वाला एहसास अच्छा लग रहा है। झांग हाओ के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि उसे ये नहीं पता कि किस सिर्फ कपल्स के बीच होता है, पर वो मना नहीं करता, बस शर्त रखता है कि पहले पूछना होगा। वो वादा करता है कि वक्त आने पर वो उसे सब कुछ सिखाएगा, पर अभी खाना खा लेना चाहिए।